सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले बताओ तुम लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, और खराब चल रहा है तो भाई बैठ के घर पे पढ़ लो अच्छा से, क्योंकि अभी भी समय है पढ़ लेने का, अब नहीं तो कब। आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं, और इजी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अपने गाँव देहात के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर में इंडिया कहां पे स्टैंड करता है और क्या दिक्कतें हैं, ये सब सारा चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सही मायने में अगर देखोगे तो आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी सबसे ज्यादा जिन लोगों का शोषण किया गया है उसमें से किसान सबसे टॉप में आएंगे। आजादी के पहले भी जो सबसे ज्यादा आंदोलन किए, जो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए, उसमें किसान या फिर जो खेती करते थे, जो लोग मजदूरी करते थे, वो लोग थे। और आजादी के बाद भी देखा जाए तो और आज तक, आज 21वीं शताब्दी में जब हमारा देश चांद पे जाके झंडा गाड़ दिया है, फिर भी हमारा जो किसान है वो खाली पेट सो रहा है। तो क्या है इसका पीछे रीजन और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि इंडिया में अप्रोक्स 65% लोग ना कहां काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो इसी से इंडिया में जीवन यापन हो रहा है। सेकंड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। अब भी बताना, अगर 65% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी का एग्रीकल्चर का, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर हर 100 में से 65 पीपल्स काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का, वो बहुत ज्यादा होगा। फूड सप्लाई करता है भाई, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग किसी और देश पे निर्भर नहीं है, एटलीस्ट खाने पीने में तो निर्भर नहीं है। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है कि भाई जितना हम लोग उगा लेते हैं उससे हम लोग का पेट भर जाएगा। और एक तो प्राउड करने वाला चीज तुम लोग को जानना चाहिए कि इंडिया के पास आज इतना फ्रूट ग्रेन्स है कि वो पूरे विश्व को 6 महीना खिला पाएगा। पूरे विश्व को 6 महीना खिलाने का कैपेसिटी इंडिया के पास अभी है। अब ये पैसा के में नहीं देख रहे हम, जितना हम लोग के स्टोरेज में खान पान का सामान रखा हुआ है, जितना हम लोग उगा रहे हैं, वो इतना है या फिर इतना स्टोर करके रखा गया है कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग 6 महीना खिला पाएंगे। तो ये एक तो इंडियन वाला बात होता है। तो इंपॉर्टेंस इससे समझ में आता है कि एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्री को। अगर आपको कॉटन टेक्सटाइल, अगर टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें, कपड़ा का बात करें, तो कॉटन सप्लाई करता है। जूट मिल का बात करें तो जूट सप्लाई करता है। शुगर इंडस्ट्री का बात करें तो शुगर कैन सप्लाई करता है। मतलब एग्रीकल्चर का रोल सिर्फ खाने पीने में नहीं है, हम लोग को इंडस्ट्री को डेवलप करने में है। क्योंकि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाता है, हम लोग का प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट इज एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन ट्रेड, हम लोग बाहर देश को क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस, टी, स्पाइसेस, कॉटन, ये सब। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लिखा हुआ देखो, रूरल पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या होगा कि ट्रैक्टर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीन चाहिए, क्लोथ चाहिए, ये सब रूरल एरिया में चाहिए जहां पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये भी एक तो एग्रीकल्चर का काम हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी और सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मतलब कि हम लोग को अब खाना पीना के लिए टेंशन वाला बात नहीं है भाई, हम लोग के पास है, सफिशिएंट है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। बहुत छोटा छोटा अमाउंट ऑफ लैंड अलग अलग लोगों के पास है। जो मेजोरिटी लोग हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो मतलब किसान है, वो लोग के पास लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन है। अब बताओ, अगर छोटा जमीन है और अलग अलग एरिया में जमीन है तो क्या होगा, आपको ना दिक्कत होगा ही होगा, 100% आपको दिक्कत होगा। सर कैसे दिक्कत होगा, मान लो मेरे एक जमीन मोशी बाजार में है, एक शाम बाजार में है, एक बड़ा बाजार में है।
तो यहाँ पे हम खेती करेंगे, इसके बाद ट्रैक्टर को लेके जाएंगे बड़ा बाजार या फिर इधर पे, तो बटा भी हुआ है और स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा भी है, जिस कारण से जो फसल उगना चाहिए जितना वो भी नहीं उगता है और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग एक्सेस डिपेंड किसके ऊपर है, मॉनसून के ऊपर है। भगवान अगर नहीं खुश हुए या कम खुश हुए तो दिक्कत है, सूखा पड़ जाएगा। अगर भगवान बहुत खुश हो गए तो बाढ़ ला देंगे। तो भगवान के ऊपर हम लोग डिपेंड है, मतलब लोग मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। लो प्रोडक्टिविटी, जितना भी जो फार्मर है हम लोग इंडिया में वो बहुत ही आउटडेटेड मेथड्स को यूज करते हैं, कोई अच्छा सीड्स का क्वालिटी को नहीं यूज करते हैं, जिस कारण से जो जितना उगना चाहिए लैंड में, जितना प्रोडक्टिविटी आना चाहिए उतना नहीं आता है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज भी आजादी के 75 साल भी बहुत सारे ऐसा तुम लोग जगह जाकर देखोगे कि जो खेती बाड़ी हो रहा है वो हो रहा है पता है विदाउट ट्रैक्टर, लोग जोत रहे हैं जमीन। तो मतलब हम लोग अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाए हैं, कोई HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर पाए हैं। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, जो सिंचाई व्यवस्था है वो सही नहीं है भाई। हम लोग पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, देखो लिखा हुआ है ओनली अबाउट हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड, मतलब आधा, टोटल में से आधा जो है वो इरिगेटेड है, मतलब पानी पहुंच चुका है, बचा हुआ आधा अभी भी वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, ये एक दिक्कत है। इसके बाद गांव देहात में जो भी बोरो करता है मनी लैंडर से, उसका इंटरेस्ट बहुत हाई है, जिसके लिए वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, कहीं से उधार ले लिया, महंगाई हम लोग आगे पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट वाला टॉपिक में, बट अभी कल इतना समझ लो कि गांव में कोई फार्मर है वो कहीं से लोन ले लिया तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। 1 लाख का तुम समझ लो ना कि 4% 5% महीना का देगा, उससे ज्यादा ही कम नहीं, तो मतलब 1 साल का 60%। अगर वो 1 साल पूरा काम किया और मान लो सूखा पड़ गया तो भाई फसल तो उगा नहीं, बेच तो पाया नहीं, बट उसको 60% तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिस कारण से वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाता है। इसके बाद क्या है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, भाई उगा तो दिए, काट तो ली, अब बेचेंगे कहाँ, मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। स्टोरेज कहाँ करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सब का दिक्कत है। प्रेशर ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो भी प्रेशर कर रहा है भाई कि और सामान उगाओ और सामान उगाओ, तो ये सारा हो गया प्रॉब्लम्स। अभी एक चीज और जो ये चैप्टर में नहीं है बट हम लोग पढ़ लेते हैं कि आजादी के पहले हम लोग का एग्रीकल्चर का क्या हाल था। तो जब ब्रिटिश इंडिया आया उसके पहले इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, जितना भी सामान उगाता था वो खुद से मतलब अपना जीवन यापन कर लेता था। बट जब अंग्रेज यहाँ पे आया, जब यहाँ पे ब्रिटिश के लोग आए तो वो लोग कॉमर्शलाइज कर दिए फार्मर को, फार्मिंग को कॉमर्शलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या था, वो लोग फोर्स करने लगे। देखो मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल क्या होगा, सबसे पहले कि वो लोग कॉमर्शलाइज कर दिया, मतलब फार्मर वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक कॉटन, इंडिको, जूट इंस्टेंट ऑफ फूड ग्रेन। खाने पीने वाला जो था उसको ना बोल के जबरदस्ती करता था कि भाई तू कॉटन उगा, तू जूट उगा, जिस कारण से महामारी भूखमारी बहुत हुआ। अच्छा, बंगाल का भूखमारी कब हुआ था सबसे बड़ा, 1943, याद रखना 1943। इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था लेके आ गया कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना सामान उग रहा है उसके पे टैक्स देना पड़ेगा, जमीन पे टैक्स देना पड़ेगा, लगान वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद हाई टैक्सेशन बहुत हाई लगा दिया गया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं दिया गया। जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था जिसमें हम लोग बहुत पहले से महारत हासिल करके रखे हुए थे, हम लोग का मोनोपोली था, एक समझ लो पूरे वर्ल्ड में हम लोग का डोमिनेट कर रहे थे, ये सब वो सब चीजों को हटा के, जितना भी हैंड कैप मतलब हाथ से बनने वाला चीज था वो सब चीज को हटा के बेसिकली अंग्रेज लोग हमको कहाँ फोर्स करने लगा कि भाई आप जो है आप ब्रिटिश को जिससे ब्रिटेन को जिससे फायदा हो वो सब क्रॉप उगाओ, मतलब सब कैश क्रॉप उगाओ, फूड क्रॉप मत उगाओ। जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा भूखमरी देश में आने लगा, लोग और गरीब होते गए, मिलियंस एंड मिलियंस लोग का मृत्यु हो गया फॉर लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर फूड शॉर्टेज से, ठीक है। अच्छा, बंगाल में सबसे बड़ा एक समझ लो एक लैंडमार्क नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक बहुत भयंकर भूखमरी आया था 1943 में। इसके बाद सेगमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब देखो नो एफर्ट वर मेड टू इंप्रूव द टेक्निक, सीड्स एंड फर्टिलाइजर, जिस वजह से क्या हो गया,
कि बहुत मंदी पड़ गया एग्रीकल्चर में। ये था अंग्रेज के टाइम पे। तो ये था एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, फिर उसका प्रॉब्लम, उसके बाद आजादी के पहले इंडिया में क्या प्रॉब्लम था वो चीज भी। चलो अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, आजादी के बाद क्या क्या स्टेप्स उठाया गया इसको सुधारने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू द पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यू टू एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। 1960 के दशक में एमएस स्वामीनाथन के लीडरशिप के अंदर इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत समझ लो ना भयंकर चेंजेस देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनके लीडरशिप के अंदर नया नया टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जा रहा था किसान के पास, समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था। तो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आप लोग क्या बोलोगे? एमएस नरसिम्हा स्वामीनाथन। अच्छा, इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स पढ़ लेते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ, HYB सीड्स का यूज होना शुरू हुआ। ये HYB सीड्स क्या होता है, ये एक समझ लो एडवांस सीड्स है, जिससे आपका जो फसल है उसका लेंथ उतना ही होगा, बट उससे जो फूड ग्रेन्स आएगा वो ज्यादा आता है। समझ में आया? मतलब अगर पहले 1 कट्ठा या 1 हेक्टेयर जमीन में 100 किलो 200 किलो अगर चावल उगाया जाता था, तो अभी अगर HYB सीड्स का यूज करेंगे तो उससे 1.5 गुना ज्यादा आएगा, अप्रोक्स समझ लो 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुना ऐसे ऐसे हुए। तो इस चीज का यूज होने लगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल का यूज होने लगा जो उसमें डाल के कीड़ा लग जाता था उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन व्यवस्था को बढ़ाया गया। इसके बाद यूज ऑफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग सिस्टम, पंप लगाया गया। ये सब कब हो रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन में होने लगा। मल्टीपल क्रॉपिंग, कि अब किसान क्या करने लगा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कि वो 1 साल के अंदर 1 क्रॉप से ज्यादा लगाता था। ये भी अच्छी बात है। फोकस्ड ऑन फूड ग्रेन्स, फ्रूट ग्रेन्स पे फोकस था, मेन फोकस क्या था? फ्रूट ग्रेन्स के ऊपर था। नेक्स्ट क्या हो गया? अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या क्या अचीवमेंट आया? तो भाई सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ गया देश में, दूसरा फूड सिक्योरिटी भी, फूड सिक्योरिटी भी हो गया आराम से। इसके बाद फार्मर का इनकम बढ़ गया, इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब पॉइंट को हम लोगों को पता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन बढ़ा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से मेरा क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, हमको फूड में सिक्योरिटी मिल गया, फार्मर का इनकम बढ़ गया, उसके बाद मेरा इंडस्ट्री में ग्रोथ हो गया, रूरल डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लोग सब किसान में ही मतलब खेती में ही इन्वेस्टेड थे। अब अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये चेंजेस आया कि भाई नया टेक्नोलॉजी को यूज करो, इरिगेशन फैसिलिटी को सुधारो, अलग टाइप का सीड्स का यूज करो, HYB सीड्स का यूज करो। तो इससे इंप्रूवमेंट हुआ इंडिया में। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या देखने मिला? रीजनल इम्बैलेंसमेंट। इसे कुछ कुछ एरिया में तो बहुत अच्छा हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, बट ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट था वो थोड़ा पीछे रह गए। अच्छा, नेग्लेक्ट ऑफ नॉन फूड क्रॉप, थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया गया। देखो, फोकस ओनली व्हीट एंड राइस, सिर्फ व्हीट और राइस पे ज्यादा फोकस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। पल्सेस और शुगर सीड्स, ऑयल सीड्स को इग्नोर कर दिया गया। तो ये एक इशू है। इसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब कि इनकम में एक अलग से असमानता देखने मिला, क्योंकि देखो HYB सीड्स भी महंगा था, हम लोग बाहर से मंगा रहे थे, और बाहर से मंगाएंगे कोई चीज तो महंगा होगा ही। इसके बाद इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ये भी कि अगर आप ज्यादा फर्टिलाइजर का, ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे तो अल्टीमेटली आपको दिक्कत होने वाला ही है, होने ही वाला है सर। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल लेबर, जो नया टेक्नोलॉजी आया, नया टेक्नोलॉजी आने से ट्रैक्टर का यूज होने लगा, इससे जो वहां के गरीब या फिर जो समझो लेबर थे जो काम करते थे वो लोग बेरोजगार भी हो गए। तो
तो ये एक समस्या क्रिएट हो गया भाई। इसके बाद कि हाई केमिकल यूजेस अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ एंड फूड क्वालिटी। भाई सब चीज का यूज तो शुरू हो गया, लैंड रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मैक्सिमम चीजों का यूज तो शुरू हो गया, बट अल्टीमेटली लोग को उसके बारे में बताया नहीं गया या फिर एडुकेट नहीं किया गया। तो वो लोग देखता था कि मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा भाई जो है वो कितना बोरा डाल रहा है केमिकल, हम उसे डबल डाल देंगे, ले भाई डाल दे। अब डबल डालने से क्या हो जाएगा, अब डबल डालने से क्या हो जाएगा, क्या इसका इंपैक्ट क्या होगा डबल डालने से? डबल डालने से इंपैक्ट ये होगा कि भाई उससे जो ग्रेन्स आएगा, जो लोग उसको कंज्यूम करेगा, उसका हालत खराब, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फूड का भी जो है वो भी क्वालिटी खराब हो जाता है, क्योंकि भाई केमिकल वाला चीज और नॉर्मल वाला चीज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अब इंडिया में ना सबसे ज्यादा जिसको लूटा गया था वो थे किसान, और किसान का दुनिया में कोई नहीं है भगवान और जमीन छोड़ के, ठीक है। कोई भी किसान का अगर आप बात करोगे, वो लोग के लिए जमीन ही भगवान है। और अंग्रेज सबसे ज्यादा चोट वहीं किए थे, जमींदारी व्यवस्था लाके, टैक्सेस लगा के। तो इंडिया में आजादी के बाद इन लोगों ने सोचा कि भाई चलो इसको सुधारते हैं, क्योंकि सुधारना है तभी तो हम आजाद हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज हुआ, चलो फेज बाय फेज देखेंगे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 इंडियन एग्रीकल्चर फेस सीरियस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, बहुत सीरियस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम देखने मिल रहा था। सबसे पहला क्या था कि मैक्सिमम जो जमीन था वो किसके हाथ में था, जमींदार के हाथ में था। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है समझो, कि अगर मान लो हम जमींदार हैं, कोई मेरे पास तुम लोग में से कोई आया, आके हमको बोला सर हमको पैसा चाहिए, हम बोलेंगे भाई पैसा तुमको दे देंगे, बट ऐसे नहीं देंगे, हमको तुम्हारा जमीन का कागज चाहिए, जमीन गिरवी रख दो। तुम लोग जमीन मेरे पास गिरवी रख दोगे, हम जमीन को गिरवी रख के तुमको पैसा दे देंगे, और इतना हाई इंटरेस्ट लगा देंगे ना कि इन द नियर फ्यूचर तुम लोग का आवाज भी आएगा, कि हम लोग इन नियर फ्यूचर, मतलब अगर तुम लोगों को उधार दे दिए हम, तो इतना रेट हाई कर देंगे कि नियर फ्यूचर 1 साल 1.5 साल के अंदर तुम उसको चुका नहीं पाओगे, अपना जमीन हमको दे दोगे। इसको बोलते हैं जमीन को कब्जाना। और अंग्रेज भी क्या किया था, बहुत सारा जमीन किसके हाथों में दे दिया था, जमींदार के हाथ में दे दिया था। तो ज्यादातर हाथ जमींदार या फिर जागीरदार के हाथ में था, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम जो लोग थे जो काम करते थे वो या तो टेनेंट थे या फिर शेयर क्रॉपर थे, उसका भी कोई राइट्स नहीं था। बहुत हाई रेंट लिया जाता था, मतलब भाई तुम्हारा जमीन मेरा है, हम तुमको ले, तुम काम करो, सामान तुम लगाएगा, सब कुछ बोएगा तुम, सब एफर्ट तुम लगाएगा, जब सामान उगेगा तो बोलेंगे भाई हमको 70% दो, तुम 30% रखो, तो कहां से होगा। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, बहुत टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, लो प्रोडक्टिविटी था, गरीबी फैला हुआ था। तो सरकार बोला भाई सब चीज को चेंज करना है, तो चलो लैंड रिफॉर्म लेके आते। तो लैंड रिफॉर्म क्या है समझो, लैंड रिफॉर्म लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक का ग्रोथ हो, ठीक है। जितना भी रूरल प्रॉपर्टी गांव देहात में जो गरीब है, जो गरीबी लोग जो गरीब है, उसको गरीबी रेखा से बाहर लेके आया जाए। एक विलेज में ना एक राजतंत्र चल रहा था कि भाई अपना पावर था सबका, कि डोमिनेंस करेंगे हम लोग, लैंडलॉर्ड लोग डोमिनेंस करेंगे कि भाई काम नहीं करने देंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वो सब सिस्टम को हटाने का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, जो भी वेस्टेज ऑफ लैंड है उसको करके कोऑपरेटिव फार्मिंग किया जाए या फिर कंसोलिडेशन फार्मिंग किया जाए। आप एक जगह में मिला के 2-3 फार्मर मिला के एक साथ करो कोऑपरेटिंग। और अगर मान लो मेरा 3 जगह में एक इधर जमीन है, एक इधर जमीन है, इधर जमीन है, तो ये तीनों जमीन मिला के सरकार हमको एक जगह कहीं जमीन दे देगा। तो आप इसको क्या कर दिए, इसको कंसोल कर दिए, जमीन को पूरा नाप के दे देगा। तो ये 3-4 फेज में काम हुआ। पहला फेज में क्या कर दिया गया, देखो फेज 1947 से 1955, जहां पे आपका जो इंटरमीडिएट्स है, जो बीच के लोग है, उसको हटा दिया गया, जिसमें जमींदार लोग थे। उन लोग को बोल दिया भाई कि देखो तुम लोग के पास ना जितना भी जमीन है, एक
एक अमाउंट, एक लिमिट बता दिया अलग अलग जगह पे, बोला इसके बाद सरकार सब तुम लोग से ले लेगा और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे क्या हुआ, 1950 तक 2 करोड़ टेनेंट बिकम लैंड ओनर। 2 करोड़ ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंडर काम कर रहे थे, किसी ना किसी जमींदार के अंडर काम कर रहे थे। उन लोग को उनका अपना हक, अपना सेक्रीफाइस का हक उनको मिल गया। सोचो। इसके बाद सेकंड फेज में क्या हुआ, टेंडेंसी रिफॉर्म आया। टेंडेंसी रिफॉर्म में क्या आया, जिसमें हम लोग ऑपरेशन बर्गा के बारे में पढ़ेंगे। टेंडेंसी रिफॉर्म बेसिकली क्या है, 1956 से 1970 में कि भाई जो आप, हम, मेरा जमीन है और आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप अगर पैसा लगाओगे, आप अगर सब कुछ करोगे तो एटलीस्ट 60-40 होना चाहिए कि भाई जमीन मेरा है, हम 40% ले ले रहे हैं, आप तो मेहनत की, आप 60% रखो। बट ऐसा ना करके 70-30 कोई कर रहा था, कोई 80-20 कर रहा था, कोई 50-50 कर रहा था। तो सरकार बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, रेंट हम फिक्स कर दे रहे हैं, अगर आप अपने जमीन किसी को रेंट पे दे रहे हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1/4 से 1/3 उससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। जितना आपका सामान उगेगा उससे 1/3 से 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी टू टेनेंसी, कि आपको विदाउट लीगल कॉजेस, कि ये कॉज है, आपको विदाउट लीगल कॉजेस आपको काम से नहीं निकाला जाएगा, ऐसा है। नेक्स्ट तो वो भी सिक्योर हो गया। इसके बाद क्या है, ओनरशिप राइट्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फेज में, क्या हुआ, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग या लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो तुम लोगों को हम बताए थे कि जो सरप्लस लैंड था उसको बांट दिया गया। फिक्स द मैक्सिमम लैंड होल्डिंग पर फैमिली, मतलब एक फैमिली में मैक्सिमम लैंड होल्डिंग कितना होना चाहिए वो कर दिया गया। इसके बाद जितना भी था सबको बांट दिया गया। किसको बांट दिया गया, सरप्लस को। किसको बांट दिया गया, जो अदर लोग थे, ठीक है। इससे भी बहुत सारे लोग को इसका फायदा मिला, ठीक है। बट देखो, इंडिया है ना, एंड इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर। तो सरकार कुछ भी नियम लेके आएगा, हम लोग तो बैठे हुए हैं उसका श्री गणेश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए, तो हम लोग भी दिमाग लगा दिए। क्या लगा दिए भाई, सरकार बोल रहा है कि एक फैमिली में इतना होना ही चाहिए। अब फैमिली का डेफिनेशन दे दिया कि भाई फैमिली मतलब हम, मेरा मम्मी पापा और मेरा भी वाइफ, और ये हाँ अपने साला के नाम पे कर दिए कुछ प्रॉपर्टी, अपने साली का नाम पे कुछ प्रॉपर्टी कर दिए, अपने भाई का नाम पे प्रॉपर्टी कर दिए, भाई का साला का नाम पे प्रॉपर्टी कर दिए, उसका साली का नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेनामी ट्रांसफर। मतलब सरकार एक चीज बोला कि भाई मैक्सिमम किसी जो फैमिली के पास XYZ अमाउंट ऑफ लैंड होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सेस कहलाएगा, ठीक है। तो उस एक्सेस को हम लोग क्या कर देंगे, उस एक्सेस को हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, बांट देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद 1970s में क्या हो जाएगा, क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया, कि हम बोले ना जो 3-4 जगह मेरा जमीन है उसको मिला के एक जगह कर दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस प्रोग्राम एंड मूवमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंस प्रोग्राम हुआ जिसमें ऑपरेशन बर्गा तुम लोग का सिलेबस में, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद केरला में हुआ, पंजाब में हुआ। केरला में क्या हुआ, ओनरशिप राइट्स को लेके वहां पे चेंजेस किया गया। पंजाब में अलग अलग जगह में जो जमीन था उसको एक जगह में कर दिया गया, ठीक है। बट ऑपरेशन बर्गा क्या था, जब बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट था, लेफ्ट गवर्नमेंट मतलब कम्युनिस्ट पार्टी CPIM का गवर्नमेंट था, तो ज्योति बासु उस टाइम पे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, वो लोग लेके आए ऑपरेशन बर्गा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम लोग जस्ट थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, खाली समझ लो। वो लोग क्या कर दिए कि इफ लैंडलॉर्ड बोरोड ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट लेबर, अगर लैंडलॉर्ड है, मेरा जमीन है, हम सब कुछ उठा रहे, सब खर्चा हम उठा रहे, सीट्स का, ट्रैक्टर लगाने का, सब कुछ का, तो भाई 50-50% शेयर होगा। इफ टेनेंट बोरो कॉस्ट, अगर टेनेंट बोरो कर रहा है तो उसका 25% होगा। किसका, कौन लेगा, लैंड ओनर, जिसका लैंडलॉर्ड है वो लोग ले लेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि 50% जो हाउस होल्ड था प्रोडक्टिविटी वो बढ़ गया, और जो रूरल एरिया में जो गरीबी था वो कम हुआ। हम लोग आगे डीपली पढ़ रहे हैं, बस नेक्स्ट टॉपिक वही है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है ऑपरेशन बर्गा। ऑपरेशन बर्गा कब आया, 1977 में लेफ्ट गवर्नमेंट जो था बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में, जून 1978 में ये ऑपरेशन बर्गा नाम का एक, समझ लो, मुहिम चलाया गया, जिसके अंदर कि जो
शेयर क्रॉपर था या भागीदार था, वो लोग का राइट्स के बारे में बात किया गया। जो एक्सेसिव जमीन किसी के पास हथिया के रखा था, आप किसी के जगह में अगर काम कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो इसके अंदर देखो 8 पॉइंट है, बेसिकली 8 पॉइंट है, यहाँ पे एक होगा, 8 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेशन बर्गा कहां पे लागू हुआ भाई, बंगाल में लागू हुआ। नेक्स्ट क्या है, द कैश कॉपर जो था, जो शेयर क्रॉपर लोग था, जो जमीन जो ये था, वो लोग क्या कर रहा था, रेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर रेंट पेड कर रहा था, ठीक है। दूसरा, मच ऑफ प्रोड्यूस वाज पेड टू लैंडलॉर्ड एज रेंट। मैक्सिमम चीज जो उगाया जा रहा था उसको किसको दे दिया जा रहा था, उसका इनकम लैंडलॉर्ड को दे दिया जा रहा था। बट द शेयर क्रॉपर वर इन कॉन्सेंट फेयर लूजिंग द टेंडेंसी। क्यों, वो लोग को डर लगा रहा था कि भाई मेरा जो हम जो काम कर रहे हैं हमको यहां से निकाल ना दे। तो गवर्नमेंट क्या कर दिया, एक रजिस्टर्ड नाम पे कि भाई अगर आप किसी जमीन के अंदर, किसी भी जमींदार के अंदर काम कर रहे हो तो आप आके रजिस्टर करवा दो, आपको सिक्योरिटी मिल गया भाई, आपको काम से निकालेगा नहीं कोई, आपको कोई काम से निकालेगा नहीं। क्लियर बात। आप भाई तो कुछ भी करेंगे क्या सर, हम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लीगल कॉलेज को छोड़ के आपको ऐसे ही नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं, आपको अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जो पीढ़ी आएगा, ठीक है, उसको ये ओनरशिप ट्रांसफर हो, मतलब ये समझ लो जो टेनेंसी ये ट्रांसफर होते रहेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दिया भाई कि अगर आप देखो लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट वॉज डिसाइडेड द रेंट 50% ऑफ अ प्रोडक्शन इफ ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लेबर वॉज, मतलब कि अगर लैंडलॉर्ड सारा खर्चा उठा रहा है तो 50-50% होगा, और नहीं तो 75-25, 75 टेनेंट के हाथ में, 25 लैंडलॉर्ड के हाथ में। इससे क्या हुआ, इससे 50% ऑफ जो रूरल हाउस होल्ड था वो लोग को बेनिफिट्स मिला और वो लोग गरीबी रेखा से बाहर आया। तो ये था ऑपरेशन बर्गा। तो ऑपरेशन बर्गा बेसिकली क्या है, 1977 में ज्योति बासु के नेतृत्व में जो सीपीएम सरकार था बंगाल में, एक ऑपरेशन या समझ लो एक मुहिम चलाता है, जिसके अंदर भाई जो भी शेयर क्रॉपर है वो लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा कि आप लोग किसके अंडर में, किस जमींदार के अंदर में ये काम कर रहे हो। आपको ये चीज राइट्स मिल गया भाई कि आपको अब कोई काम से निकाल नहीं सकता, अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो। काम से निकाल नहीं सकता मतलब सर क्यों, क्योंकि देखो आपको डर लगा रहता था कि इसको अगर ज्यादा पैसा नहीं देंगे तो हमको ये काम से, जमीन से निकाल देगा, किसी और को दे देगा। इसलिए आप क्या करते थे, आप पैसा लगाते थे, आप खेती करते थे और उसको फिर पैसा देते थे। क्लियर हुआ। तो इससे एक तो सपोर्ट मिला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इंडिया के अंदर खाने पीने का तो लिखा हुआ है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया is a government run program that distribute the essential commodities such as foods, grain, sugar, kerosene, किसको, at a subsidized price, कम दाम में जो तुम लोग को राशन मिलता है ना, वो क्या है, वो पीडीएस का ही भाग है। और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम है जो कोई भी सरकार चलाता है। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सबसे पहला फूड ग्रेन का जो पहुंचाना है, जिसको मिनिमम जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो कम से कम खाने का व्यवस्था कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको खाने का व्यवस्था कर दिया जाए, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए, प्राइस जो इन्फ्लेशन होता है उसको थोड़ा सा होल्ड किया जाए, ठीक है। जो गरीबी रेखा से नीचे है वो लोग को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब एक इंसान को जीने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको पहुंचाया जाए उसके पास। अच्छा,
ये काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है, दोनों ही लोग काम करता है इसमें। देख क्या लिखा देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगा, प्रोसीड्यूर फूड ग्रेन थ्रू द एफसीआई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसके थ्रू करता है, जो स्टोरेज स्टेट में कहाँ कहाँ रखना है ये सब काम करता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, उस फूड ग्रेन को डिपो से वहां से एक फेयर प्राइस शॉप खोलता है, जो तुम लोग राशन शॉप है वहां पे लेके जाता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अच्छा क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखो ये सारा आइटम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तुम लोग कभी ना कभी तुम लोग देख गए ही होगे या देखे ही होगे कि चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, केरोसिन मिलता है, चीनी मिलता है, ये सब चीज मिलता है। अच्छा किसको किसको मिलता है, तो एपीएल बीपीएल और एएवाई कैटेगरी के लोगों को मिलता है, ठीक है। एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन उसके। अब बेसिकली इसके अंदर पीडीएस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली पीडीएस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है भाई, इंडिया है लीकेज, और देखो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन आर ब्लैक मार्केट में जाके सेल हो जाता है, ये पहला है। उसके बाद बहुत सारा एरर्स है, कोई फैमिली नहीं भी लेता है बट उसके नाम में राशन चल रहा है, करप्शन इतना फैला हुआ है। आप जाओगे चावल में, चावल के दुकान पे, मतलब गेहूं की दुकान में अगर 2 दिन 3 दिन लेट हो गया तो बोले तुमको नहीं देंगे, गेहूं तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे जाकर नाम में ये चेंज करके लेगा, वो चेंज करके लेगा, ये करके लेगा, वो मतलब तुमको डिनाई कर देगा। उसके बाद तुम जाएगा बोलेगा अगले महीना आना। अब उसका जो पोर्शन था 5 किलो 6 किलो चावल का या फिर गेहूं का, वो ब्लैक में बेच देगा। तो ये भी एक तो दिक्कत है। रीजनल डिस्पार्टीज, कुछ स्टेट में क्या कर दिया गया है, ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि स्टेट उसको मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है। हाई फिजिकल बर्डन, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा बर्डन पड़ता है इसका, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सामान रखाया जाता है वहां से कभी चोरी हो गया, लीकेज हो गया, या मान लो खराब हो गया पानी की वजह से, बारिश की वजह से, तो ये सब चीज भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके पीछे का दाय मान सकते हैं। इसके बाद रिफॉर्म इन पीडीएस, क्या क्या रिफॉर्म हुआ, सबसे पहले 1997 में ये 3 कैटेगरी लेके आया गया, एपीएल बीपीएल। उस हिसाब से एपीएल को थोड़ा सा समझ लो बहुत बहुत मिनिमम मिलेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, गेहूं जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और एएवाई को उससे भी ज्यादा मिलेगा। इसके बाद डिजिटल आधार कार्ड कर दिया गया, ऐसा भी जो आ रहा है कार्ड थोड़ा डिजिटाइज कर दिया गया, आधार से लिंक कर दिया गया, बायोमेट्रिक कर दिया गया कि अगर आप राशन लेने जाओगे तो पहले बायोमेट्रिक से ये करना पड़ेगा, तभी आपको राशन मिलेगा, ऐसे आपका राशन कोई और ना चोरी कर ले, ये चीज। इसके बाद हर राशन में पीओएस मशीन है, मतलब कितना सेल हो रहा है वहां पे वो जनरेट होता है, उसका भी जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड, कोई क्या है बंगाल में भी राशन कार्ड लेके रखा हुआ है, बिहार में भी राशन कार्ड लेके रखा हुआ है, तो यहाँ से भी लूट रहा है गवर्नमेंट को, उधर से भी लूट रहा है, और वो भी खुद भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो बेच दे रहा है, ठीक है। तो ये सब एक तो इशू है। इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट मिल जा रहा है बैंक अकाउंट में, अगर कुछ पैसा या कुछ सब्सिडी दे लक्ष्मी भंडार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बैंक में पैसा आ जा रहा है। अच्छा इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहला कि जो फूड से उसको अफोर्डेबल प्राइस से पहुंचाया जा रहा है, कभी भी बाढ़ में पैंडेमिक में इसको रोका नहीं जा रहा है, ये चलते जा रहा है, इससे आदमी सिक्योर है, ठीक है। हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगरी, भूखमरी को और जो गरीबी है उसको कुछ हद तक ये कंट्रोल कर दे रहा है। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कुछ चीजों का जो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रख रहा है। और जो सरकार का बेसिक गोल होता है किसी भी कंट्री में कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए भी ये जो पीडीएस फॉर्मूला है ये कारगर है, ठीक है। तो ये रहा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, हम लोग ऑपरेशन बड़गा पढ़े, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़े, एक बार वीडियो को फिर से तुम लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आने वाला है वो आने वाला है रूरल डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, इसके बाद नेशनल इनकम, इसके बाद कीनेसियन थ्योरी 2, ये 3-4 वीडियो अपकमिंग 2 से 3 दिन के अंदर हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में आ जाएगा। अगर अभी तक तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और दोस्तों से शेयर कर लो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताओ कि और कौन सा वीडियो हमको लाना चाहिए। तब तक के लिए बाय।